केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ भारत का अभियान हुआ मजबूत। पिछले साल रिकॉर्ड मूल्य के मादक पदार्थ हुए जब्त। नशा मुक्त भारत की स्थिति के बिना पूरा नहीं होगा विकसित भारत का सपना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, आम जनता से जुड़े कार्यों में अधिकारी विशेष ध्यान देकर दिखाएं तीव्रता, बढ़ाएं जनसंपर्क। प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुरू होगा सूर्य नमस्कार अभियान। 50 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया रिकॉर्ड स्थापित करने का है लक्ष्य। और मुख्यमंत्री ने ठंड के मौसम में गोवंश की गौशालाओं में हो रही मृत्यु पर जताई चिंता। गौ सेवा आयोग के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से गौशालाओं का दौरा कर जायजा लेने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। एनसीबी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मादक पदार्थ तस्करी को लेकर बढ़ती चिंता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान का काफी पुख्ता हुआ है। साल 2024 में देश भर में रिकॉर्ड मूल्य के ड्रग्स जब्त हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूत हुई और हम सफलता के बेहद करीब हैं। उन्होंने बताया कि इन 10 सालों में 7 गुना ज्यादा मादक द्रव्यों की जब्ती हुई है। इस अभियान में सफलता के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियों को समय के अनुसार रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना नशा मुक्त भारत की सीधे के बिना पूरा नहीं हो सकता। एक मजबूत आधार दिया है कि हमारा ड्रग के खिलाफ जो अभियान है वो बहुत पुख्ता हुआ है। वर्ष 2024 में जब जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता हासिल हुई। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्लानिंग के साथ, सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग के साथ और समय समय पर समयानुकूल रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। विगत 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूत हुई है। इस दौरान गृह मंत्री ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान आज से 25 जनवरी तक चलेगा। इस अवधि के दौरान 2,411 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 44,792 किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। लगभग 1 लाख किलोग्राम मादक द्रव्य पदार्थ जिसका मूल्य 8600 करोड़ रुपया है, उसको अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर जलाया जाएगा। इसके आंकड़ों को अगर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम लड़ाई में सफलता के बहुत नजदीक है, सही दिशा में जा रहे हैं। 2004 से 14 तक लगभग 3,63,000 किलो मादक द्रव्यों की जब्ती की गई। टैबलेट्स के नंबर की तो कोई गिनती ही नहीं है, इतना इंक्रीज हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता से जुड़े कार्यों में अधिकारी विशेष ध्यान देकर तीव्रता दिखाएं। अधिकारी समयबद्ध तरीके से आम जनता से जुड़े कार्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निवारण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जनता से जनसंपर्क बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा संवाद स्थापित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी कार्यालय के अलावा भी कैंप ऑफिस और रात्रि ठहराव के दौरान जनता से मिले। अंत्योदय के ध्येय पर चलते हुए पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजना पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इस बैठक में मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर समेत कई प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3000 युवा नेताओं के साथ बात करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में युवा नेता प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। संवाद कार्यक्रम के पहले दिन आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि यह कार्यक्रम बिना राजनीतिक संपर्क के राजनीति में 1 लाख युवाओं को शामिल करने संबंधी प्रधानमंत्री की स्वाधीनता दिवस के आह्वान के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत बनाने में युवाओं के विचारों के आदान प्रदान का एक अद्भुत मंच है। युवाओं के साथ बातचीत के बाद सरकार विभिन्न वार्षिक नेतृत्व और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। सरकार उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच भी प्रदान करेगी। ये कार्यक्रम आप लोगों ने तैयार करा है और इसलिए सारा कार्यक्रम की रचना और प्लानिंग आपके विचार से हुआ है और इसलिए भारत को विकसित बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आपका विजन का भारत कैसा होगा। कल मैं आया, 10 ट्रैक का प्रेजेंटेशन चल रहा था। युवा विकसित भारत के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में विकसित भारत में क्या होना चाहिए, स्टार्टअप में विकसित भारत के लिए हमें क्या करना चाहिए और आज क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए विकसित भारत में हमारे देश की महिलाओं की क्या स्थिति होनी चाहिए। दोस्तों, जब युवाओं को मैं सुना, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मुझे पक्का विश्वास है कि आप मोदी जी के सपनों का विकसित भारत 2047 में बना के रहेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को संवाद के जरिए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, उद्योगपति आनंद महिंद्रा और G20 के पूर्व शेरपा अमिताभ कांत जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिल रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय द्वादशी उत्सव आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर श्री राम मंदिर को 50 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। रामलला का पंचामृत और सयुग के जल से महाअभिषेक किया गया। 56 पकवानों का प्रसाद चढ़ाकर महाआरती भी की गई। आज श्रद्धालु बड़ी तादाद में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मंदिर सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना है। उन्होंने इसे हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान विरासत बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह दिव्य और भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनेगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी देशवासियों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भारत का पुनर्जागरण है। 500 साल से हमारे कण कण में विराजमान प्रभु श्री राम हमारी आस्था और संस्कृति के केंद्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में अयोध्या में बने भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान हुए और सारा देश इस महान क्षण का साक्षी बना। ये बहुत ही हिंदुस्तान का पुनर्जागरण है। 500 साल से हमारे आराध्य हमारे कण कण में विराजमान, जिनका सुबह उठते हम नाम लेते हैं, शाम को नाम लेते हैं, भगवान राम, उनके जन्म स्थान पर कब्जा छुड़ाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से वहाँ पर भव्य मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज पहला वर्ष उसका हुआ है और सारा देश जो है उसका लाइव भी प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, उसका आनंद भी भोर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रथम चरण में करनाल लोकसभा क्षेत्र के 10,000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा और दूसरे चरण में 8 से 10 और फिर 5 से 8,000 की आबादी वाले गांव को लिया जाएगा। उन्होंने कल घरौंडा PWD रेस्ट हाउस में कोहड़ गांव के लोगों के साथ बैठक कर बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव में विकास कार्यों की निगरानी के लिए जन भागीदारी जरूरी है। इसके लिए वे 10-12 लोगों की कमेटी गठित करें।
उन्होंने कहा कि 10 सालों में क्रांतिकारी बदलाव करते प्रदेश में विकास के अनेक कार्य कराएंगे, लेकिन काम अभी खत्म नहीं होते। भविष्य में विकास की गति को बनाए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब ऊपर से आई राशि में से मात्र 15% ही विकास कार्यों पर खर्च होता था, लेकिन अब 100% राशि खर्च होती है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन को कमाई का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। हमने स्टेडियम का सेक्टर 9 के अंदर उसका उद्घाटन किया है। ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर तैराकी, जिसमें तैराकी के अलावा योगासन का भी प्रावधान उसमें है और जिम्स का भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। अपने आप में एक बड़ा सेंटर जो आसपास और किसी जिले में है भी नहीं, स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के माध्यम से 44 करोड़ रुपये लगा करके बनाया गया है, जो आज जनता को समर्पित किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे लोग जो स्वास्थ्य लाभ के नाते से या खेल खेलने के नाते से जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। प्रतियोगिताओं में भी नए खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए भी इन सारे संस्थानों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक कर आमजन की शिकायतों की सुनवाई की। बैठक में कुल 13 मामले रखे गए, जिनमें 5 पुराने और 8 नए मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों पर सुनवाई में तेजी लाई जाए और समय पर कार्रवाई कर उन्हें राहत पहुंचाई जाए। कोई भी शिकायत लंबे समय तक लंबित ना रहे। यदि लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनता को मूलभूत सेवाएं प्रदान करना सरकार और प्रशासन का दायित्व है। इस बैठक में गांव के थाना के पवन कुमार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर एएसआई सुखदेव को निलंबित करने के आदेश जारी किए। उन्होंने बीमा कंपनी से उचित मुआवजा दिलाए जाने के लिए भी पुलिस को आदेश दिए। लानी चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इतने लंबे समय से उसने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसने कार्रवाई नहीं की है। जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी उसने गंभीरता नहीं दिखाई है। उसने स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। 5 साल का बच्चा है, नियम है कि जो कंडक्टर है वो उसको पेरेंट्स के पास छोड़ के आएगा। सड़क पे छोड़ दिया और उसकी डेथ हो गई और कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी कह रहे हैं कि हम स्कूल को लिखा है डीओ को, जो भी है कार्रवाई वो आगे करेंगे, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस जरूर है। ये डिपार्टमेंट प्राइवेट में पैसे मांगकर काम करने के लिए तैयार है, तो मैंने उसको गंभीरता से लेते हुए मैंने 1 साल में जितने ये ट्रांसफार्मर जहाँ पोल चेंज हुए हैं मैंने उसकी जांच करने के लिए कहा। डीसी मैडम उसकी कमेटी बनाएंगे यहाँ पर कि भाई वाकई वो शिफ्ट करने के पैसे जो उचित बनते हैं डिपार्टमेंट के वो जमा कराएंगे या नहीं कराएंगे, उसके बाद फिर कार्रवाई। दरअसल ये घटना पिछले साल 16 सितंबर की है, जब स्कूल बस से उतरने के बाद एक वाहन चालक ने 8 साल के बच्चे को टक्कर मार दी थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि बस संचालन में हेल्पर न होने सहित कई तरह की लापरवाही बरती गई थी। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत सेना के 3 अंगों में भर्ती अग्निवीरों में से 25% अग्निवीरों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल जुलाई में पूरा होना है। इससे पहले ही मंत्रिमंडल हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश से 4045 अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए इन अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 साल की आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा उनको संयुक्त पात्रता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीरों को वरीयता दी
जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षाकर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर कल से सूर्य नमस्कार अभियान का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती तक जारी रहेगा। इस बीच विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। सूर्य नमस्कार वेबसाइट पर अधिकतम पंजीकरण के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि वे सूर्य नमस्कार को अपनी दैनिक जीवन शैली में अपनाएं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में पिछले सालों में 5 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इस साल भी विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस साल भी प्रत्येक जिले को न्यूनतम 1 लाख की भागीदारी का लक्ष्य दिया गया है। इस साल 50 लाख से ज्यादा की भागीदारी का लक्ष्य है। 12 जनवरी से इसका पंजीकरण आरंभ हो जाएगा सूर्य नमस्कार हरियाणा.in इस वेबसाइट के माध्यम से। आप भी इस पे पंजीकरण करें और इस फिट इंडिया मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री की एक विशेष अभियान है, आइए हम उससे जुड़ें और इस राष्ट्र को सबल बनाने का संकल्प लेते हुए न्यूनतम 1 लाख पंजीकरण का हमने लक्ष्य दिया है। पिछली बार लगभग 40 लाख लोगों ने अपनी भागीदारी की थी और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि हम लगभग 50 लाख से अधिक तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे और उसके लिए योजनाएं बन चुकी हैं। क्योंकि 12 जनवरी से 12 फरवरी तक लगातार हमने निवेदन किया है आयुष विभाग से कि प्रत्येक व्यायामशाला में एक कार्यक्रम हो। इतना ही नहीं कि 1000 गांव में कार्यक्रम होगा, हरियाणा के 6500 गांव में ये कार्यक्रम हो, 100% ये कार्यक्रम हो, उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 6500 गांवों तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। डॉक्टर आर्य ने जानकारी दी कि 30 दिवसीय सूर्य नमस्कार अभियान 3 महापुरुषों को समर्पित किया गया है, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महर्षि दयानंद सरस्वती। यह अभियान भारत की प्राचीन वेद संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानियों और कृषि के जन जागरण को समर्पित रहेगा। लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आध्यात्मिक रूप से सबल हो। युवा दिवस 12 जनवरी को आ रहा है और 12 जनवरी से 12 फरवरी तक हमने यह 30 दिन का कालखंड 3 महापुरुषों को समर्पित किया है। स्वामी विवेकानंद जयंती का अवसर है, दूसरा स्वामी दयानंद जयंती 12 फरवरी को और इसके बीच में एक विशेष अवसर आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है 23 जनवरी को। तो ये 3 महापुरुषों को समर्पित यह कार्यक्रम रहेगा। पिछले 2 वर्षों से हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड भी लगातार बना रहे हैं। इस वर्ष भी हम कोई विशेष विश्व रिकॉर्ड लेकर आपके बीच में आएंगे, आप सबके सहयोग के साथ। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज पंचकुला में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सप्ताह के दौरान अलग अलग राज्यों से एक्सपर्ट बुलाकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो पूरे साल सड़कों पर रहने वाले कमियों को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर कुछ स्कूल और कॉलेज बने हैं जहां पर हर समय हादसे का अंदेशा रहता है। ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों में शिविर लगाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर अतिरिक्त काम करने की जरूरत है। इसके लिए प्रदेश में जल्दी सड़क सुरक्षा कोष का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों की क्वालिटी की जांच के लिए विभाग गुणवत्ता जांचने वाले आधुनिक यंत्रों की खरीद कर रहा है। विभाग ने बड़े स्तर पर समय रहते 3700 किलोमीटर सड़क को सफेद पट्टी से कवर किया है, जो धुंध में सड़क हादसे को रोकने में मददगार साबित होगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। से भी नई नई जो टेक्निक आती है उसमें भी हमने भी यहाँ रोड एक्सीडेंट कम हो, उसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर वाइट पट्टी लगाने का काम किया। जहाँ बिल्कुल धुंधली हो गई थी, पुरानी हो गई थी पट्टियाँ, वहाँ भी लगभग 3700 किलोमीटर के पट्टियाँ लगाई गई है। और जो डीएलपी पीरियड के अंदर थी वो कॉन्ट्रैक्टर्स से बातचीत करके वहाँ भी वाइट पट्टियाँ लगाई गई है पूरे प्रदेश के अंदर। इस बार मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा कई सालों के अंदर जो है बड़े स्तर के ऊपर पट्टियाँ लगाई गई ताकि रोड एक्सीडेंट्स ना हो। कि हम और नए नए क्या कदम उठाए, चाहे वो कहीं स्कूल कॉलेज है वहाँ जाकर के बच्चों को भी ट्रेंड करें, इसके बारे में बताने का भी काम करें।
और वहां कोई भी जरूरी कदम उठाने हो तो उठाने का काम भी जो है जरूरी कदम उठाने का काम भी करें। जहां जहां भी कहीं कोई रोड के अंदर कोई कोई गड्ढे वगैरह हैं तो उसको जल्दी से पैच वर्क करके, ताकि वो भी एक कारण कई बार वो बन जाता है, एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में आज वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ही आमजन को जागरूक किया। भिवानी पुलिस की ओर से आज सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए और यात्रियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हर साल लाखों लोग सड़क हादसों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में हादसों से बचाव के लिए जागरूकता सबसे सशक्त माध्यम है। हमें लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना होगा। लोग सड़क पर हमेशा सतर्क रहें और यातायात नियमों का पालन करें। भयंकर बीमारियों को भी देखोगे, कोविड जैसी बीमारी भी इस देश में आई, इससे पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, अब फिर प्रचार हो रहा है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर मौत होती हैं वो एक्सीडेंट से होती है। कई बार धुंध का हो जाता है, कई बार सड़कों में गड्ढे मिल जाते हैं। यानी रोड सेफ्टी, आदमी का बचाव करना सबसे जरूरी है। मैं बधाई देता हूं इस ग्रुप को जिन्होंने ये पहल करी। इस प्रकार से अगर हम सब मिलके इस जीवन को तो बहुत जरूरी है, और ऐसे ऐसे जवान लड़के मरते हैं कई बार तो आप मतलब देख भी नहीं सकते। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ केवल सर्दी गर्मी या धुंध की बजाय आम भी ये रूटीन ये काम करते रहोगे तो ज्यादा फायदा। इस मौके पर यातायात पुलिस के प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि यात्रा के दौरान लोग हमेशा सजग रहें। सड़क पर लापरवाही से कोई भी बड़ी दुर्घटना का शिकार बन सकता है। यात्रियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना आवश्यक रूप से करनी चाहिए। लोग दुर्घटना में एक दूसरे की मदद भी करें। धुंध का प्रकोप जारी है, आप देख ही रहे हैं कितना धुंध है। और जो ना गाड़ियों के अगर रिफ्लेक्टर लगाते हैं, रिफ्लेक्टर से काफी लोगों की जान को बचाया जा सकता है। कंटिन्यू हम एक कंटिन्यू लगा रहे हैं। जैसे ही धुंध स्टार्ट हुई थी उसके तुरंत बाद इसे ही हम कंटिन्यू लगाए जा रहे हैं। कहीं मोड तीव्र मोड है या कोई ब्लाइंड मोड है, वहाँ पर अपना स्टिकर वगैरह लगाए। गाड़ियों पे जो तोड़ा लेके चलते हैं या गाड़ियाँ वगैरह, इन पे स्टिकर रिफ्लेक्टर ऐसा लगाएं कि जो एक्सीडेंट से बचाव हो सके। मैं यही अपील करूँगा कि आप धुंध का समय है तो गाड़ी धीरे चलाएं और सावधानी पूर्वक चलाएं और हेलमेट लगाएं। बाइक वाले अपने हेलमेट लगाएं और कार वाले अपने सीट बेल्ट लगा करके चलें। लोकसभा सचिवालय प्रदेश की विधानसभा के कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए लघु अवधि का एक पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इस पाठ्यक्रम के आधार पर भविष्य में कर्मचारियों का प्रशिक्षण अधिक व्यापक स्तर पर होगा। हाल ही में चंडीगढ़ में विधानसभा कर्मियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय कर्मचारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम की सफलता के बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तार देने की योजना बनाई है। इस क्रम में उन्होंने लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए भविष्य में इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने के लिए लघु अवधि के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समितियों के कामकाज पर व्यापक रूप से काम करने की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य के प्रशिक्षण सत्रों में प्रश्नकाल के लिए आने वाले प्रश्नों के प्रारूप पर विशेष ध्यान रहेगा। विधानसभा के अनुसंधान एवं संदर्भ विभाग की भूमिका भी बढ़ाई जाएगी। इससे सदस्यों को उनके काम की जानकारी त्वरित गति से मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि स्थापना शाखा के कार्यों और सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय प्रोटोकॉल और शिष्टाचार पर भी विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कल हिसार जिला भाजपा कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि महीने के पहले और आखिरी शुक्रवार को आमजन की समस्याएं कार्यालय में सुनी जाएंगी। लोगों की समस्या सुनकर मौके पर समाधान करने के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ जनता ने भाजपा को वोट दिए हैं, इसी विश्वास के साथ हम आमजन की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए थे उन्हें पहले दिन से ही पूरा किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए गए। सरकार का ये प्रयास है कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने सरकार को बनाने का काम किया है, उस विश्वास पे खरा उतरते हुए लोगों की जो मूलभूत जरूरियात है
उसका ध्यान रखते हुए उनको पूरा करने का काम हम करें। पहले दिन से सरकार पूरी एक्टिव मोड पे काम कर रही है। जो हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर या हमारा जो संकल्प पत्र है, हम घोषणा पत्र नहीं बोलते बल्कि संकल्प पत्र बोलते हैं, कि हमने संकल्प लिया है कि इन चीजों को हम लोगों के लिए पूरा करने का हम काम करेंगे। और उस पर पहले दिन से ही कार्य हमारा जो है शुरू कर दिया है। जिस तरीके को आपको पता ही है कि आदरणीय नायब सैनी जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने 17 तारीख को शपथ ली, और शपथ लेते ही मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। हमारा संकल्प पत्र के अंदर ये हमने कहा है लोगों से कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे, और ये क्रम लगातार इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सभी फसलें, जो भी फसलें हमारे यहाँ किसान भाई बोता है, उसकी एमएसपी पे हम खरीद करने का काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान कहा कि भाजपा से पहले की सरकार ने किसानों को 10 सालों में केवल 1058 करोड़ का मुआवजा दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आने वाले वाहनों को राजस्थान जाने के लिए शहर के बीच से ना गुजरना पड़े, इसके लिए बाहरी क्षेत्र से सड़क निर्माण के लिए भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ाके की ठंड में गोवंश की गौशालाओं में हो रही मृत्यु पर चिंता जाहिर की। उन्होंने गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सहित सभी सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से प्रदेश की सभी गौशालाओं का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लें। इसके अलावा गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए वेटनरी सर्जन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कैथल गौशाला में हुई गोवंश की मृत्यु पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा आयोग से कहा कि वे सरकार द्वारा गौवंश के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों और योजनाओं की जानकारी भी दे, ताकि गौशाला संचालक इन योजनाओं को अपना कर गौवंश के कल्याण में योगदान दे सके। इस बीच कैथल में जींद रोड स्थित गौशाला में गायों की मौत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त प्रीति ने गौशाला में व्यवस्था की निगरानी को लेकर एक कमेटी गठित की। इस कमेटी में पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता को अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी को संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर गोवंश को मूलभूत सुविधाएं एवं समुचित प्रबंधों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह कमेटी प्रत्येक 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजेगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। यह 3 दिवसीय सम्मेलन कल संपन्न हुआ। इस मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज प्रवासी भारतीय वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सही तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारतीय प्रवासियों ने चिकित्सा और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का हमारा विजन भारत के वैश्विक स्तर, खासकर ग्लोबल साउथ में बढ़ते रुतबे के साथ संबंध है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो आर्थिक प्रगति को सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भारतीय प्रवासी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Aligns with our growing stature on the world stage, particularly as a leading voice of the global south. It is guided by our timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This vision is about creating an ecosystem that not only meets our needs but also contributes to global well-being. We seek to be a nation that balances economic progress with social justice and environmental stewardship, ensuring a bright future for generations to come. Each one of you, whether through entrepreneurship, philanthropy, or knowledge sharing, will play an essential role in achieving this vision. इस दौरान राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय प्रवासियों के प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।